अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम BSN 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग के यूनिट नंबर 3 के सेक्शन C, जो कि हमारे साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। डियर स्टूडेंट, लेक्चर को प्रोसीड करने से पहले सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आप स्टूडेंट्स के साथ जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो मतलब है वो आप स्टूडेंट के साथ शेयर करूं। डिज़ास्टर तो आप सब दोस्तों को पता है कि डिज़ास्टर किसे कहते हैं। डिज़ास्टर से मुराद क्या है? डिज़ास्टर से मुराद आफात का आना, तबाही का मच जाना, हादसात का पेश आ जाना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डिज़ास्टर कहते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट से मुराद टू मैनेज करना, किसी चीज़ को आप किस तरह से मैनेज करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो राह अमल जो है इख्तियार करते हैं, ठीक है, या जो प्रोसेस या जो स्टेप्स फॉलो करते हैं और किस तरह से आप प्रॉब्लम्स को कोप करते हैं, उसको बर्दाश्त करते हैं, उसको फेस करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको मैनेजमेंट कहते हैं। इसी तरह से डिज़ास्टर मैनेजमेंट से मुराद वो प्रोसेस, वो अमल जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम डिज़ास्टर से जो मुतासरा लोग होते हैं, तो उन मुतासरा लोगों की जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती है उसको हम किस तरीके से उन तक पहुंचा सकते हैं और इसी तरह से उस मुतासरा लोगों को हम किस तरह से उस अफेक्टेड एरिया से निकाल सकते हैं जहां पर कोई हादसा पेश आया हुआ हो और वो लोग जो है इस हादसे का शिकार हुए हो, तो वो कौन से स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करते हुए अपने जो मुतासरा लोग हैं उनकी हम मदद कर सकते हैं, उनको जो है हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जितने भी स्टेप्स फॉलो करते हैं, जितने भी हम प्रोसेसेस करते हैं, जितनी भी हम प्लानिंग करते हैं, जितनी भी हम स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, तो इस पूरे अमल को हम क्या कहते हैं? इस पूरे अमल को हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम अब डिज़ास्टर की डिफिनीशन करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिज़ास्टर की जो डिफिनीशन की है, तो सिंपल अल्फाज में इसका मतलब यह है कि डिज़ास्टर ये हमारे साथ कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से लोगों की जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में पड़ जाती है और लोग जो है वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, या लोगों की जो माशी हालत है वो क्या हो, वो डिस्टर्ब हो जाए, वो ख़राब हो जाए, और इसके साथ साथ सेहत और सेहत से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती है तो उसमें इस हद तक बिगाड़ का आ जाना जिसकी वजह से लोग जो है उनके लिए जो है उनके लिए वहाँ पर फिर ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, और इसी तरह से उस अफेक्टेड एरिया से बाहर निकलने के लिए उन्हें फिर दूसरे लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को डिज़ास्टर कहते हैं, और ये डिफिनीशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की है डिज़ास्टर की, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम डिफिनीशन को देखें तो डिफिनीशन में कहता है कि डिज़ास्टर इज़ एनी अकरेंस दैट कॉजेज डैमेज, economic disruption, loss of human life, and deterioration of health and health services on a scale sufficient to warrant an extraordinary responses from outside the affected community or area is called disaster। वही मतलब है इसका जो कि अभी स्टार्ट में मैंने आपको कहा कि डिज़ास्टर से मुराद कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से लोगों की जो ज़िंदगियां है वो ख़तरे में पड़ जाए, लोगों की जो माशी हालत है वो ख़राब हो जाए, और इसके साथ साथ उनके जो हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है वो इस हद तक ख़राब हो जाए जिसकी वजह से फिर उन लोगों को उस अफेक्टेड एरिया से बाहर निकालने के लिए हमें उस अफेक्टेड एरिया से जो बाहर लोग हैं, ठीक है, उनकी हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, उनकी हमें मदद की ज़रूरत पड़ जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऐसी कंडीशन को हम डिज़ास्टर कहते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान डिफिनीशन है, बहुत ही सिंपल अल्फाज में मैंने आप दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर किया। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आपको आ गई होगी। फिर अगर हम मज़ीद डिज़ास्टर को आसान अल्फाज में डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर दूसरी डिफिनीशन दी गई है जिसमें कहता है कि डिज़ास्टर कैन बी डिफाइंड एज एन ओवरवेलमिंग
ecological disruption which exceeds the capacity of a community to adjust and consequently require assistance from outside is called disaster. Disaster ये हमारे साथ कोई भी ऐसी ecological disruption को हम disaster कह सकते हैं जिसकी वजह से किसी कम्युनिटी की जो कैपेसिटी होती है, उनकी जो सलाहियतें होती है, तो वो इस हद तक जो है डिस्टर्ब हो जाती है और इस हद तक जो है लोग उससे महरूम हो जाते हैं कि फिर इन कैपेसिटीज़ को हासिल करने के लिए उनकी कम्युनिटी में मौजूद जो लोग हैं, उन कम्युनिटी के लोगों की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए हमें बाहर से लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है, बाहर से लोगों की इमदाद की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऐसी कंडीशन को हम डिज़ास्टर कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान डिफिनीशन है, उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। फिर इसी तरह से अगर हम मज़ीद डिस्कस करें डिज़ास्टर को, तो डिज़ास्टर के अगर हम अल्फ़ाबेटिकल मीनिंग्स को देखें तो डिज़ास्टर के हर एक अल्फ़ाबेट से जो है हमारे साथ एक ख़ास मीनिंग जो है वो यहाँ पर आता है। सबसे पहले डिज़ास्टर में अगर हम डी की बात करें तो डी अल्फ़ाबेट से मुराद क्या है? डी अल्फ़ाबेट से मुराद डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? डिस्ट्रक्शन से मुराद तोड़फोड़ का काज हो जाना। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्शन कहते हैं। इसके बाद डिज़ास्टर में हमारे साथ जो दूसरा अल्फ़ाबेट है आई स्टैंड फॉर इंसिडेंट। इंसिडेंट किसे कहते हैं? इंसिडेंट से मुराद हादसे का पेश आ जाना। फिर अगर हम मज़ीद इसको हम आगे डिस्कस करें तो एस स्टैंड फॉर सफरिंग। ज़ाहिर बात है जब डिस्ट्रक्शन काज होती है, जब हादसा पेश आता है, तो हादसे के पेश आने की वजह से उस हादसे के जो लोग शिकार हुए होते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? इस हादसे की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। इसी तरह से ए स्टैंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, इसके अलावा एस स्टैंड फॉर सेंटिमेंट्स, इसी तरह से टी स्टैंड फॉर ट्रेडिजीज। ठीक है, ट्रेडिजी से मुराद जो मुतासरा कुन लोग होते हैं जो कि हादसे का शिकार हुए होते हैं। ठीक है, इसी तरह से ई स्टैंड फॉर इरप्शन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। ज़ाहिरी बात है जब माहौल में डिस्टर्बेंस काज होती है, जब माहौल जो है डिस्टर्ब होता है, उसमें ख़राबी आती है, तो माहौल में ख़राबी की आने की वजह से बहुत सारी बीमारियां जो है वो जन्म लेती है और बीमारियों के पैदा होने की वजह से फिर बहुत ज़्यादा लोग जो है मुतासिर होते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियां जो है वो काज होती है लोगों में जो कि एक से दूसरे को फिर मुंतकिल होती है। तो ई स्टैंड फॉर इरप्शन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, तो ऐसी बीमारियों का पैदा हो जाना जो कि एक से दूसरे को लगती है। ठीक है, जबकि आर स्टैंड फॉर रिसर्च प्रोग्राम एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। रिसर्च प्रोग्राम एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन से मुराद ये है कि जब डिज़ास्टर काज हो जाता है, जब इंसिडेंट का लोग शिकार हो जाते हैं, तो इसके बाद हमारे साथ जो रिसर्चर्स होते हैं, जो सर्विसेज होती है, ठीक है, जो मुख्तलिफ NGOs होते हैं, तो ये क्या करते हैं? उस अफेक्टेड एरिया की तरफ क्या करते हैं? विज़िट करते हैं और वहाँ जाने के बाद वहाँ के जो मुतासरा लोग होते हैं उनसे मिलते हैं, उनकी ज़रूरियात जो है उसको क्या करते हैं? उससे रिलेटेड डेटा को गैदर करते हैं और इसी तरह से मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ को जो है अपनाते हुए उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से हम अपने जो अफेक्टेड लोग हैं इनको जो है हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और किस तरह से इनको जो है हम इन मसाइल से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए जो सर्विसेज होते हैं वो रिसर्च प्रोग्राम करते हैं और इस रिसर्च प्रोग्राम के ज़रिए उन्होंने जो प्लानिंग की होती है तो उसको फिर वो क्या करते हैं? प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम डिज़ास्टर की क्लासिफिकेशन की बात करें तो डिज़ास्टर की हमारे साथ जो है बेसिकली 2 क्लासेस है। एक हमारे साथ वो डिज़ास्टर, वो तबाही या वो हादसात जो कि कुदरत की तरफ से जो है पेश आती है, जिसमें हमारे साथ अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, इसी तरह से सुनामी का आ जाना, इसी तरह समुद्री तूफ़ान का आ जाना, इसी तरह से लैंडस्लाइडिंग का हो जाना, इसी तरह से जो जंगलात है उसमें वहाँ पर जो है आग का खुद ब खुद लग जाना, इसी तरह से बीमारियों का काज हो जाना, बीमारियों का जो है पैदा हो जाना, ऐसी बीमारियाँ जो कि पहले ना देखी गई हो तो उसका जो है पैदा हो जाना। तो ये सारे इस तरह के जो डिज़ास्टर होते हैं जो कि खुद ब खुद पैदा होते हैं या खुद ब खुद काज होते हैं, कुदरत की तरफ से काज होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं?
नेचुरल डिज़ास्टर कहते हैं। तो नेचुरल डिज़ास्टर में हमारे साथ मेट्रोलॉजिकल डिज़ास्टर आता है। मेट्रोलॉजिकल डिज़ास्टर में हमारे साथ ह्यूरिकेन्स हो गए, मतलब जो समुद्री तूफ़ान होता है, टॉर्नेडोज हो गए, तूफ़ान वगैरह, फ्लड से मुराद सैलाब हो गए, ड्राउट से मुराद खुशसाली का आ जाना, और इसी तरह से वाइल्ड फायर का मुराद जंगलात में जो है आग का खुद ब खुद लग जाना। तो ये सारे डिज़ास्टर, ये सारे आफात, ये सारी डिस्टर्बेंस जो है इसको हम क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिज़ास्टर कहते हैं। इसी तरह से हमारे साथ टाइपोलॉजिकल डिज़ास्टर भी है, जिसमें हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ास्टर आते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक का होना, लैंड स्लाइडिंग, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटीज़, ये सारी हमारे साथ टाइपोलॉजिकल डिज़ास्टर में आती है। ठीक है। टेलुरिक एंड टेक्टोनिक डिज़ास्टर से मुराद ये है कि हमारे साथ जो फिज़िकल डिज़ास्टर है, ठीक है, जो कि नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए काज होते हैं, जो कि कुदरती तौर पर काज होते हैं, तो उसको हम टेलुरिक या टेक्टोनिक डिज़ास्टर कहते हैं। जबकि बायोलॉजिकल डिज़ास्टर का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऐसी बीमारियों का पैदा हो जाना जो कि लोगों ने पहले ना देखी हो, उसका खुद ब खुद काज हो जाना, या लोगों का जो है वबाई बीमारियों में मुब्तला हो जाना। ठीक है, जैसे कि अभी रिसेंटली जो है 2019 में जो है कि 2019 के लास्ट में जो बीमारी काज हुई थी, जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं, तो कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया जो है ये मुतासिर हो चुकी थी। ठीक है, तो ये तो इसको तो जो है आप नेचुरल डिज़ास्टर नहीं कह सकते, इसको जो है आप एक साजिश भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है इसको नेचुरल डिज़ास्टर कहते हैं और कुछ लोग जो है इसको साजिश समझते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल डिज़ास्टर से मुराद मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की वजह से लोग जो है उस बीमारियों में उनका जो है पड़ जाना और उस बीमारियों के जद में आ जाना, इसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल डिज़ास्टर कहते हैं। इसी तरह से अगर हम मज़ीद इसको आगे क्या करें, एक्सप्लेन करें, तो इसमें हमारे साथ जो दूसरी क्लास आती है वो है मेन मेड डिज़ास्टर। मेन मेड डिज़ास्टर से मुराद ऐसी तबाहियाँ, ऐसे हादसा जो कि लोगों की वजह से रूनुमा होती है, ठीक है, जो कि लोगों की वजह से काज होती है, तो इसको हम मेन मेड डिज़ास्टर कहते हैं, जिसमें हमारे साथ बॉम्ब ब्लास्टिंग हो गई। ठीक है, इसी तरह से जो स्ट्रीट क्राइम है उनका जो है होना, ये भी हमारे साथ क्या है, मेन मेड डिज़ास्टर में आता है। इसी तरह से हमारे साथ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का होना, ठीक है, तो ये भी हमारे साथ मेन मेड डिज़ास्टर में आते हैं। और इसी तरह से जो जंग वगैरह होते हैं, जो कि मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ होते हैं वो एक दूसरे के साथ जंग करते हैं, तो इस जंग की वजह से बहुत ज़्यादा तबाहियाँ जो है वो मच जाती है पूरी एरिया में। इसके अलावा सिविल डिज़ास्टर का होना, ठीक है, इसके साथ साथ एक्सीडेंट्स का काज हो जाना, और आखिर में हमारे साथ टेक्नोलॉजिकल फेलियर, टेक्नोलॉजी के फेल हो जाने की वजह से जो आफात जो है काज होते हैं, जो एक्सीडेंट होते हैं, तो उसको हम टेक्नोलॉजिकल फेलियर्स कहते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर हम मज़ीद फेजेस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करें, तो डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए डिज़ास्टर के हमारे साथ मुख्तलिफ फेजेस है, और उन फेजेस को फॉलो करते हुए हम डिज़ास्टर को बआसानी से मैनेज कर सकते हैं और इफ़ेक्टिव तरीके से उसको हम क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, और जो मुतासरा लोग हैं उनको जो है हम डिज़ास्टर के जद में आने से बचा सकते हैं। अगर हमारी जो स्ट्रेटजी है वो इफ़ेक्टिव होगी, तो तभी हम इस तरह के काम को इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। तो इसमें हमारे साथ पहले नंबर पर क्या है, पहले नंबर पर हमारे साथ मिटिगेशन या मिटिगेशन आती है। ठीक है, व्हाट इज़ मिटिगेशन? मिटिगेशन किसे कहते हैं? मिटिगेशन से मुराद यह है कि डिज़ास्टर के काज होने से पहले जो डिज़ास्टर के वजूहात होते हैं उसको जब आप ख़त्म करते हैं, तो इस तरह से डिज़ास्टर के काज होने से पहले आप लोगों को जो है डिज़ास्टर से क्या कर देते हैं, बचा देते हैं। और इसी तरह से इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम मिटिगेशन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रिपेयर्डनेस से मुराद क्या है? प्रिपेयर्डनेस से मुराद ये है कि ये वो प्रोसेस होता है, ये वो अमल होता है जिसमें हम आने वाले आफात
के हवाले से हम क्या करते हैं, लोगों को बाखबर करते हैं, लोगों को हम खबरदार करते हैं, लोगों को हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो आने वाले आफात है उससे वो किस तरह से अपने आप को जो है बचा सकते हैं, किस तरह से वो अपने आप को जो है हादसात का शिकार होने से बचा सकते हैं। तो इस अमल के ज़रिए हम क्या करते हैं, अपने जो लोग हैं उनको जो है आने वाले आफात के बारे में हम उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको हम आगाह रखते हैं। तो इसको कहते हैं प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, इसी तरह से डिज़ास्टर इम्पैक्ट हमारे साथ तीसरे नंबर पर आता है। डिज़ास्टर इम्पैक्ट से मुराद मतलब वो एरिया जहाँ पर डिज़ास्टर वाक़या हो जाता है, जहाँ पर जो है हादसा काज हो जाता है, जहाँ पर लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो उसको कहता है डिज़ास्टर इम्पैक्ट। डिज़ास्टर इम्पैक्ट के बाद फिर हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। हमने जो प्रिपेयर्डनेस की थी, पहले से हमने जो तैयारी की थी, तो उस तैयारी को अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, उसको अब हम उस अफेक्टेड एरियाज़ पर क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। और वहाँ पर जो मुतासरा लोग होते हैं, तो उन मुतासरा लोग को अपनी जो बताई हुई या जो हमने स्ट्रेटजीज़ पहले से बनाई हुई थी, तो उन स्ट्रेटजीज़ के मुताबिक क्या करते हैं, उन अफेक्टेड एरिया से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जाहिर बात है, जब हादसा पेश आता है तो हादसे के पेश आने की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर लोग हो जाते हैं इससे, और फिर उन मुतासरा लोगों को हम क्या करते हैं, किसी सेफ जगह पर ले जाने के बाद उनकी जो डेली लाइफ जो कि डिस्टर्ब हो चुकी होती है, तो उनको फिर हम क्या करते हैं, नॉर्मल लाइफ की तरफ उनको जो है लाते हैं। और लाने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ जो है हम फॉलो करते हैं, मुख्तलिफ प्लानिंग को हम फॉलो करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिहैबिलिटेशन। ठीक है, जिसमें हम उनके जो नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बहाल करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह से आखिर में हम दोबारा से क्या करते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। रिकन्स्ट्रक्शन जो है ये हमारे साथ रिकवरी फेज़ है जो कि डिज़ास्टर के बाद हम करते हैं। और इसमें हम जो इफ़ेक्टेड एरिया होता है, तो उसी इफ़ेक्टेड एरिया को हम दोबारा से क्या करते हैं, वहाँ पर हम तामीरी नो दोबारा से शुरू करते हैं और दोबारा से तामीराती काम वहाँ पर शुरू करके उस एरिया को दोबारा हम क्या करते हैं, आबाद करने की कोशिश करते हैं और आबाद करते हैं। फिर इसी तरह से डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस में हम क्या करते हैं, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस में प्रिपेयर्डनेस शुड बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, मैन पावर एंड मटेरियल। प्रिपेयर्डनेस से मुराद क्या है, प्रिपेयर्डनेस से मुराद ये है कि आपके पास जो है आने वाले आफात के लिए जो है आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो, जिसके ज़रिए जो है आप जो अफेक्टेड एरिया है या जो मुतासरा लोग हैं उन लोगों की क्या कर सकते हो, मदद कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास जो है मेन पावर हो। मेन पावर से मुराद ये है कि आपके साथ बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल हो। ठीक है, आपके पास जो है डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए अमला मौजूद हो जो कि आपकी साथ जो है डिज़ास्टर के वक्त जो है आपके साथ शाना बशाना खड़े हो और आपके साथ जो है वो एज अ वॉलंटियर जो है लोगों को क्या करे, लोगों को जो है उस अफेक्टेड एरिया से बाहर निकालने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। इसके साथ साथ आपके पास वो तमाम मटेरियल होने चाहिए जो कि रिक्वायर्ड होते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, और मुतासरा लोगों को नॉर्मल स्टेबलाइज करने के लिए जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो इन तीन चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रिपेयर्डनेस के दौरान। ठीक है, सो इवॉल्वेशन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस अबाउट रिस्क। प्रिपेयर्डनेस में हम क्या करते हैं, प्रिपेयर्डनेस में सबसे पहले जो पहले कभी एक्सीडेंट काज हुए हो या कोई वाक़या पेश आया हुआ हो, तो उस वाक़ये को क्या किया जाता है, उस वाक़ये को दोबारा स्टडी किया जाता है और उस वाक़ये से जो है इवॉल्वेशन की जाती है कि अगर दोबारा इस तरह से कोई वाक़या होता है या पेश आता है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, हमारे लाहे अमल जो है क्या होगा, किस तरह से हम अपने लोगों को जो है इस तरह की एक्सीडेंट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और किस तरह से हम उनको जो है एक्सीडेंट से बचाएंगे। तो मतलब ये है कि पहले जो एक्सपीरियंस काज हुए हैं तो उस एक्सपीरियंस से जो है इवॉल्वेशन की जाती है, उससे जो है सबक लिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से लोकेशन ऑफ डिज़ास्टर प्रोन एरिया, वो एरियाज़ जो कि तबाही के जद में
उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो, तो उन एरियाज़ को हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और इस तरह से वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं तो उसके हवाले से हम क्या करते हैं, डेटा गैदर करते हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एंड वार्निंग सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गेनाइजेशन NGOs वगैरह है, ठीक है, उनके साथ हम क्या करते हैं, उनके साथ हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। उनको जो है हम उनके रोल्स बताते हैं कि आप लोगों ने जो है हादसाती हालात में किस तरह से अपने रोल को परफॉर्म करना है, किस तरह से आपने जो है लोगों को जो है बचाना है, लोगों को जो है ख़तरे से बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये सारा जो है हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन किस तरह से आपने लोगों को देनी है और किस तरह से आपने लोगों को जो है ख़तरे से आगाह करना है, उनको आपने वार्निंग देनी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम क्या करते हैं, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस में ये प्लानिंग करते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ इन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस में हम क्या करते हैं, टू फैसिलिटेट प्रिपरेशन विद कम्युनिटी। इसमें हम अपनी कम्युनिटी को क्या करते हैं, आने वाले आफात के लिए हम उनको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उनको हम तैयार करते हैं, उनको जो है हम एजुकेशन देते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि खुदा ना ख्वास्ता अगर कभी किसी किस्म की आफत आ जाए, कोई डिज़ास्टर काज हो जाए, तो ऐसे हंगामी हालात में आपने किस तरह से अपना बचाव करना है, किस तरह से आपने अपने आसपास लोगों को बचाना है, किस तरह से आपने जो है स्टेप्स को फॉलो करना है। तो इसके हवाले से हम क्या करते हैं, कम्युनिटी को तैयार करते हैं। इसी तरह से प्रोवाइड अपडेटेड रिकॉर्ड ऑफ vulnerable पॉपुलेशन विद इन द कम्युनिटी, और कम्युनिटी में मौजूद वो आबादी या वो लोग, ठीक है, जहाँ पर लोग आबाद हुए होते हैं, वो एरिया, उस एरिया के बारे में हम क्या करते हैं, लोगों को अपडेट्स देते हैं, लोगों को जो है इंफॉर्मेशन देते हैं और उन्हें जो है आगाह करते हैं कि कौन कौन से एरिया जो है ख़तरात का उनको सामना करना पड़ सकता है और कौन कौन से एरिया जो है वो हादसात के जद में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके हवाले से हम क्या करते हैं, अपडेट्स पेश करते हैं। इसके अलावा नर्स लीड्स अ प्रिपेयर्डनेस एफर्ट। इसके अलावा नर्स जो है अपने आप को प्रिपेयर्ड करने के लिए जो एफर्ट करती है, तो इसमें वो क्या करती है, नर्स प्ले मल्टीपल रोल्स इन कम्युनिटी। नर्स जो है वो अपनी कम्युनिटी में बहुत सारे रोल्स जो है वो प्ले करते हैं, ठीक है। एक तो एज अ नर्स जो है वो क्या करते हैं, जो मुतासरा लोग होते हैं उनको केयर देते हैं, एज अ एजुकेटर रोल प्ले करते हैं, एज अ एजुकेटर रोल प्ले करते हैं, एज अ काउंसलर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे रोल है जो कि नर्स जो है कम्युनिटी में वो प्ले करते हैं। इसके अलावा नर्स शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज। नर्सेज को जो है कम्युनिटी के जितने भी रिसोर्सेज है उसके हवाले से उनको पता होना चाहिए, उनको जो है हर चीज़ के बारे में उनको समझ होनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में उनको ख़बर होनी चाहिए। तो इससे जो है उनके लिए फिर मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। इसके अलावा डिज़ास्टर नर्स मस्ट बी इन्वॉल्व इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में डिज़ास्टर नर्स का जो है इन्वॉल्व होना, शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एज अ नर्स जो है वो बेहतर तरीके से जो है अंडरस्टैंड करती है, वो बेहतर तरीके से जो है जानती है कि उन्होंने जो है किस तरह से प्लानिंग करनी है, किस तरह से उन्होंने जो है कैजुअलिटी को अटेंड करना है, रिसीव करना है, किस तरह से उनको ट्रीटमेंट देनी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में नर्सिस को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। इसी तरह से अगर हम मज़ीद डिस्कस करें तो इंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म। नर्सेज जो है इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल ये भी होता है कि ये जो है एज अ टीम मेंबर जो है काम करने में ये बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, और जब भी ये एज अ टीम मेंबर काम करते हैं तो फिर टाइम पर करते हैं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली करते हैं, ठीक है। इसी तरह से डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम। नर्सेज का एक रोल ये भी है कि ये एजुकेशन प्रोग्राम को क्या करते हैं, उनको जो है ये अटेंड करते हैं, और इन प्रोग्राम्स के ज़रिए वो अपने जो लोग हैं कम्युनिटी में मौजूद जो लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको टीच करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरह से आप जो है अपने आप को हादसात से बचा सकते हैं, अपने प्यारों को जो है हादसात के जद में आने से बचा सकते हैं, और
खुदा न ख्वास्ता अगर आप किसी हादसे का शिकार होते हैं तो ऐसे हालात में आपने फिर क्या करना है, आपने फिर क्या लाहे अमल इख्तियार करना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में नर्सेज जो है एजुकेशन प्रोग्राम में अपने जो कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको बताते हैं, उनको सिखाते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन विद मीडिया, इसी तरह से नर्सेज जो है वो किस तरह से मीडिया के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, किस तरह से मीडिया को जो है अपडेट्स रखेंगे, किस तरह से मीडिया के ज़रिए वो लोगों को अपडेट्स रखेंगे। तो ये जो है प्रिपेयर्डनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इसके अलावा नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप इन्होंने किस तरह से मेंटेन रखनी है, नेशनल कौमी सतह पर वो किस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं और इंटरनेशनली वो किस तरह से जो है रिस्पॉन्सेस दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कीपिंग स्टॉक ऑफ फूड, ड्रग एंड अदर इसेंशियल कमोडिटीज़। ठीक है, डिज़ास्टर के दौरान जो है आपको जो है फूड स्टॉक के बारे में पता हो कि हमारे साथ कितनी मिकदार में ख़ुराक मौजूद है, एट अ टाइम हम कितनी मिकदार में कैजुअल्टीज़ को जो है मैनेज कर सकते हैं, उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरी कर सकते हैं। तो इसके हवाले से नर्सेज के पास डेटा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा वो लोग जो कि डिज़ास्टर से मुतासिर हुए हो, जो कि हादसे का शिकार हुए हो, तो उनके इलाज के लिए हमारे साथ ड्रग्स जो है वो कितने मकदार में अवेलेबल है, इसके हवाले से उनके पास नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे बहुत सारे जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है उसके हवाले से इनके पास डेटा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिज़ास्टर इम्पैक्ट से मुराद डिज़ास्टर के जो असरात होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? तो डिज़ास्टर इम्पैक्ट में हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं, रेस्क्यू करते हैं और इसी तरह से फ़र्स्ट एड देते हैं। जब भी कोई एरिया जो है हादसे का शिकार हो जाती है, हादसे के जद में आती है, तो उस एरिया पर हमारे साथ जो मुख्तलिफ सर्विसेज होती है वो पहुँच कर वहाँ जब पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद सबसे पहले वो क्या करती है, सबसे पहले वो ढूंढते हैं उन कैजुअल्टीज़ को, उन लोगों को जो कि हादसे का शिकार हुए हो। तो हादसे के शिकार जो लोग हुए होते हैं तो उनको जो है क्या करते हैं, सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद उनको जो है उस अफेक्टेड एरिया से बाहर निकालते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं और रेस्क्यू करने के बाद फिर उनको जो है फ़र्स्ट एड देते हैं, जिसके ज़रिए उनकी जो लाइफ है उसको ख़तरे से बाहर निकाला जाता है और फिर मज़ीद जो ट्रीटमेंट है उनको फिर हॉस्पिटल में दी जाती है। ठीक है, फिर इसके अलावा फील्ड केयर किया जाता है। फील्ड केयर से मुराद ये है कि जहाँ पर डिज़ास्टर काज हुआ होता है, जहाँ पर हादसा पेश आया हुआ होता है, तो उस एरिया में मौजूद जो इफ़ेक्टेड लोग होते हैं तो उन लोगों को किस तरह से केयर देना है, किस तरह से उनको जो है फर्स्ट एड देनी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फील्ड केयर कहते हैं। इसी तरह से ट्राइएज का भी मैंने आपको बताया था शायद इससे पहले यूनिट्स में कि ट्राइएज ये एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है इमरजेंसी केसेस में। ठीक है, ट्राइएज में हम क्या करते हैं, ट्राइएज में हम मुख्तलिफ़ कैजुअल्टीज़ को कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेवियर कंडीशन। ठीक है, हम मुख्तलिफ़ पेशेंट्स को क्या करते हैं, उनके कंडीशन के बेस पर उनको हम कैटेगराइज करते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे पेशेंट जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरे में होते हैं, जिनके लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, उनके लाइफ के लॉस होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, तो ऐसे पेशेंट को हम सबसे पहले नंबर पर रखते हैं और सबसे पहले हम ऐसे पेशेंट को क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं और उनकी ज़िंदगी को जो है ख़तरे से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ दूसरे नंबर पर वो पेशेंट आ जाते हैं जो कि इतने ख़तरनाक नहीं होते, लेकिन इनको जो है हम 10 से 20 मिनट तक के लिए अगर हम इनको केयर डिले भी करें तो इससे इनकी जो लाइफ है वो ख़तरे में नहीं पड़ते। ठीक है, इसके अलावा अगर इससे ज़्यादा हम इसको डिले करते हैं और उनकी लाइफ को ख़तरा होता है तो ये हमारे साथ फिर दूसरे कैटेगरी में पेशेंट आते हैं। तीसरे कैटेगरी के पेशेंट ये वो पेशेंट होते हैं जो कि हादसे का शिकार तो हुए होते हैं लेकिन हादसे से मुतासिर नहीं हुए होते, बस खाली स्क्रैच वगैरह उन पर आए हुए होते हैं और उनको अगर हम जो फर्स्ट कैटेगरीज है इसको ट्रीटमेंट देने के बाद हम क्या करते हैं,
थर्ड कैटेगरी को हम क्या करते हैं, केयर देते हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पर हमारे साथ वो क्लास होती है जो कि ऑलरेडी क्या हुई होती है, ऑलरेडी एक्सपायर हुए होते हैं। तो इनको जो है हम एक अपने टिक के ज़रिए क्या करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिसके ज़रिए हम कैजुअलिटीज़ को क्या करते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो इस प्रोसेस को ट्रायेज कहते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इमरजेंसी सिचुएशंस में, इमरजेंसी कंडीशंस में। इसके अलावा टैगिंग हो गई। टैगिंग से मुराद ये है कि पेशेंट्स की सिवियरिटी के बुनियाद पर हम उनको एक ख़ास टैग देते हैं, जिसके ज़रिए हम उन पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पेशेंट ख़तरनाक है या नहीं, इस पेशेंट की हालत ख़तरनाक है या नहीं, ख़तरे में है या ख़तरे से बाहर है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको टैगिंग कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडीज़, किस तरह से हमने डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक ख़ास किस्म की टैग को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आगे डिटेल में आने वाला है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायेज। अब हम जो ट्रायेज प्रोसेस करते हैं तो इसका क्या मकसद होता है, इसको हम किस मकसद के लिए इस ट्रायेज प्रोसेस को करते हैं। तो इसका सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, मकसद होता है, तो वो ये होता है कि इंश्योर इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, ठीक है। ऐसे सिचुएशंस, ऐसे कंडीशंस, ऐसे हालात जिसमें लोगों की जो ज़िंदगियाँ है वो ख़तरे में होती, कि उनका जो है मौत हो सकता है, उनका जो है उनको मौत जो है वो वाक़या हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रायेज प्रोसेस को यूज़ करते हैं। इसी तरह से दूसरा ऑब्जेक्टिव ट्रायेज का ये है कि एक्सपीडिएट द केयर ऑफ पेशेंट थ्रू अ सिस्टमेटिक इनिशियल असेसमेंट। इसी तरह से सिस्टमेटिक इनिशियल असेसमेंट के ज़रिए हम क्या करते हैं, जो पेशेंट होते हैं उनको हम केयर देते हैं, ठीक है। और जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं तो सबसे पहले हम उनको क्या करते हैं, डील करते हैं। इसके अलावा इंश्योर दैट पेशेंट आर प्रायोरिटाइज्ड फॉर ट्रीटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द सेवेरिटी ऑफ देयर मेडिकल कंडीशन। ट्रायेज का तीसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा मकसद ये होता है कि ट्रायेज के ज़रिए हमें इस बात की यकीन होती है, इस बात की यकीन दहानी होती है कि पेशेंट को जो है उनको कैटेगराइज किया गया है, उनको जो है उनकी सीवियर कंडीशन के बेस पर कैटेगराइज किया गया है। सो इसी तरह से फिर नर्सेस को या डॉक्टर्स को जो है उनको एसेस नहीं करना पड़ता, बल्कि उनको डायरेक्टली उस पेशेंट की जो टेक है उसको देखकर डॉक्टर नर्स को पता चल जाता है कि ये पेशेंट जो है कौन सी कंडीशन में है, कौन सी क्लास में आता है। आया ये पेशेंट ख़तरे में है, आया ख़तरे से थोड़ा बाहर है, आया नॉर्मल है, या आया ये बंदा जो है एक्सपायर हो चुका है। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायेज करते हैं। इसके अलावा ट्रायेज के ज़रिए हम मॉर्बिडिटी थ्रू अर्ली मेडिकल इंटरवेंशन टाइम पर उनको ट्रीटमेंट देने की वजह से हम अपने पेशेंट को जो है उनकी जो बीमारी है, उनकी जो डिजीज़ है, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करें ट्रायेज की ऑब्जेक्टिव्स की, तो इम्प्रूव पब्लिक रिलेशन बाय कम्युनिकेटिंग अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु अकम्पनी पेशेंट के साथ जो रिलेटिव्स आए हुए होते हैं या जो फ्रेंड्स आए हुए होते हैं, तो इस ट्रायेज के ज़रिए जो है हम उन पेशेंट के जो फ्रेंड्स या जो रिलेटिव होते हैं उनके साथ बआसानी से एक ख़ास रिलेशन जो है बनाकर उनको जो है पेशेंट की कंडीशन के हवाले से हम उनको क्या करते हैं, आगाह करते हैं और उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इम्प्रूव पेशेंट फ्लो विद इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड और डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिचुएशन। ट्रायेज का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि इसके ज़रिए हम पेशेंट की जो फ्लो है, मतलब जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट आ रहे होते हैं, तो उसको हम जो है प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं, प्रॉपर तरीके से डील कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोवाइड सुपरवाइज लर्निंग फॉर अप्रोप्रिएट पर्सनल, ठीक है। मतलब ऐसे पेशेंट जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, तो उन पेशेंट को हमने किस तरह से देखना है, किस तरह से उनको हमने सुपरवाइज करना है, तो इसके हवाले से भी हमें ट्रायेज जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रायेज की क्या उसूल है, उन उसूलों के बारे में अब हम बात करेंगे।
सबसे पहला प्रिंसिपल जो ट्राइएज का है वो ये है कि एवरी पेशेंट शुड बी रिसीव एंड ट्राइएज बाय अप्रोप्रिएट स्किल हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ठीक है, जितने भी पेशेंट हैं तो उसको एक प्रॉपर स्किल रखने वाले जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं वो उनको रिसीव करके उनको जो है ट्राइएज प्रोसेस से क्या करेंगे, गुजारेंगे, उनको जो है उन पर ट्राइएज मेथड को अप्लाई करेंगे और इसके ज़रिए उनको जो है कैटेगराइज करेंगे कि आया इनकी कंडीशन जो है सीवियर है, माइल्ड है या नॉर्मल है। ठीक है, या आया ये पेशेंट जो है एक्सपायर हुआ है। तो इस ट्राइएज प्रोसेस के ज़रिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर पेशेंट को क्या करेंगे, उनको कैटेगराइज करेंगे। दूसरा जो प्रिंसिपल है ट्राइएज का तो वो ये है कि ट्राइएज इज़ अ क्लिनिक मैनेजरल डिसीजन एंड मोस्ट इन्वॉल्व कोलैबोरेटिव प्लानिंग। ठीक है, ट्राइएज जो है ये हमारे साथ एक क्लिनिक मैनेजरल डिसीजन है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जो क्लिनिकल मैनेजरल डिसीजन है, फैसले है, उसको हम क्या करते हैं, उसके मुताबिक हम डिसीजन लेते हैं और जो डिसीजन हम लेते हैं तो वो एज अ टीम मेंबर जो है, एज अ टीम वर्कर जो है, एज अ टीम जो है हम क्या करते हैं, एक ख़ास पेशेंट के हवाले से हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से तीसरा जो प्रिंसिपल है ट्राइएज का वो है कि द ट्राइएज प्रोसेस शुड नॉट काज अ डिले इन द डिलीवरी ऑफ इफेक्टिव क्लिनिकल केयर। जो भी ट्राइएज प्रोसेस है तो ट्राइएज प्रोसेस में हमें किसी किस्म की डिले जो है वो नहीं करनी होगी, क्योंकि ट्राइएज प्रोसेस का बुनियादी मकसद ही ये होता है कि हम पेशेंट को उनकी कंडीशन के मुताबिक ख़ास प्रॉपर टाइम में हम उनको क्या करें, उनको हम केयर प्रोवाइड करें और इस तरह से उनकी जो कंडीशन है उसको हम ख़तरात से बाहर निकालें। ठीक है, कलर कोडिंग, इसी तरह से जो ट्राइएज प्रोसेस है, ट्राइएज प्रोसेस को जो है मुख्तलिफ कलर के ज़रिए क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको जाना जाता है। तो जैसे कि अगर आप नीचे यहाँ पर देखें तो हमारे साथ 4 डिफरेंट कलर्स है जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, क्लाइंट की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनकी जो सेवेरिटी, माइल्डनेस या जो नॉर्मल कंडीशन है उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहला जो कोड कलर है ट्राइएज में तो वो हमारे साथ क्या है, रेड कलर है। ऐसे पेशेंट जिनको रेड कलर से टैग किया गया हो तो हमें डायरेक्टली जो है पता चलेगा कि इस पेशेंट की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ख़तरे में है इस पेशेंट की जान। तो ऐसे पेशेंट को हम उसी टाइम क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से दूसरा जो कोडिंग कलर है वो हमारे साथ येलो कलर है। येलो कलर के साथ जो पेशेंट आते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये वो पेशेंट है जिनकी लाइफ जो है ख़तरे से बाहर है, जो कि 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट तक का अगर हम इनके लिए केयर को डिले भी करें, इनको केयर देने में हम ताख़ीर भी करें तो इनकी लाइफ को जो है ख़तरा नहीं हो सकता। लेकिन अगर इस टाइम से ज़्यादा टाइम हम इनकी केयर में डिले करते हैं तो फिर इस पेशेंट की जो लाइफ है वो भी ख़तरे में पड़ सकती है। तो इस तरह के पेशेंट को हम येलो कलर से क्या करते हैं, टैग करते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे साथ जो पेशेंट्स आते हैं तो उसको हम ग्रीन कलर से टैग करते हैं। और ग्रीन कलर से जिस पेशेंट को हमने टैग किया होता है तो इसका मतलब यह है कि इस पेशेंट की जो कंडीशन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, इनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल नॉर्मल है, किसी किस्म का ख़तरा इनको नहीं है और इनकी अगर केयर में हम थोड़ा सा ज़्यादा डिले भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस पेशेंट को। इसके अलावा हमारे साथ जो लास्ट ब्लू कलर है, ठीक है, या ब्लैक कलर होता है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट जो है ब्लैक कलर अगर है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट जो है वो एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, सो रेड कलर हमें क्या इंडिकेट करती है, इंडिकेट हाई प्रायोरिटी ट्रीटमेंट और ट्रांसफ़र। ठीक है, रेड कलर से हमें ये पता चलता है कि ये पेशेंट जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे पहले इनको ट्रीटमेंट देनी चाहिए। येलो कलर जो है ये हमें ये इंडिकेट करती है कि इस पेशेंट की जो कंडीशन है वो क्या है, मीडियम है, दरमियाना है, इसको अगर हम 10 से 20 मिनट के लिए डिले भी करें तो भी इनकी जो कंडीशन है उसको ख़तरा नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा ग्रीन कलर जो है हमें ये इंडिकेट करती है कि पेशेंट जो है एम्बुलेटरी पेशेंट है। एम्बुलेटरी पेशेंट से मुराद ये है कि ये विदाउट सहारे खुद ब खुद चलने फिरने के काबिल है और इनकी कंडीशन जो है वो नॉर्मल है, बस
जस्ट जो स्क्रैचेस आए हुए होते हैं तो उन स्क्रैचेस की सफाई करनी होती है, बाकी इनको किसी किस्म का ख़तरा नहीं होता। लेकिन अगर ब्लैक टैग के साथ आपको एक पेशेंट मिलता है तो इसका मतलब ये है कि वो पेशेंट जो है वो एक्सपायर्ड हो चुका है या एक्सपायर्ड होने वाला होता है। डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, अब हम बात करते हैं डिज़ास्टर रिस्पॉन्स की। तो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में हमारे साथ जो पहला फ़ेज़ है उसको हम रिलीफ फ़ेज़ कहते हैं। रिलीफ फ़ेज़ में हम क्या करते हैं, एक्विजिशंस ऑफ सप्लाई, हमारे साथ जितनी भी चीज़ें होती है जिसके ज़रिए हम अपने पेशेंट को जो है सुकून प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने पेशेंट को जो है पेन, उनकी जो पेन है उससे हम उनको छुटकारा दे सकते हैं। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें होती है जिससे हम अपने पेशेंट की जो कंडीशन है उसको टेम्परेरी तौर पर ठीक कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, तो उसको हम एक्विजिशन सप्लाईज कहते हैं। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो गई, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम पेशेंट को जो इफ़ेक्टेड या जो एक्सीडेंट एरिया होते हैं उस एक्सीडेंट एरिया से हम उनको हॉस्पिटल क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ले जाते हैं। इसी तरह से स्टोरेज हो गया, ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूशन हो गई कि किस तरह से हम इनको जो प्रॉपर केयर रिक्वायरमेंट्स है वो हम इनको दे सकते हैं। Epidemiological surveillance and disaster control, overcrowding and poor sanitation in temporary restlessness. The accounts in parts for the reported increase in acute respiratory infection etc. following the disaster। ठीक है, जैसे कि population displacement may lead to introduction of communicable diseases to which either the migrant or indigenous population are susceptible। ठीक है, कहते हैं कि जब डिज़ास्टर काज हो जाता है तो डिज़ास्टर की काज होने की वजह से वहाँ पर लोग जो है जमा हो जाते हैं, वहाँ पर ओवर क्राउडिंग हो जाती है और वहाँ का जो सैनिटेशन सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो सैनिटेशन प्रोसेस जो है टेम्परेरी तौर पर वहाँ पर जो है बिल्कुल स्टेटिक हो जाता है और इसकी वजह से जो एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है तो उसकी काज होने के जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो इफ़ेक्टेड एरिया होते हैं तो इफ़ेक्टेड एरिया में जो मुतासरा लोग होते हैं तो फिर वो उस इफ़ेक्टेड एरिया से हिजरत करते हैं और हिजरत के दौरान जो है इनमें बहुत सारी कम्युनिकेबल बीमारियां जो है वो पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ये बीमारियां जो है एक से दूसरी में फैलती है और इस तरह से बीमारियां जो है वो क्या हो जाती है, पूरी जो एरिया है या पूरे जो लोग पॉपुलेशन है उसमें फैल जाती है। इसके साथ साथ अगर हम मज़ीद बात करें तो डिस्ट्रप्शन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सप्लाई, डैमेज टू सीवरेज सिस्टम एंड पावर सिस्टम आर कॉमन इन नेचुरल डिज़ास्टर। जब भी नेचुरल डिज़ास्टर काज होते हैं, जब भी कुदरती आफात पेश आते हैं तो कुदरती आफात के आने की वजह से जो पानी का सप्लाई होता है, पानी की जो फराहमी है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है और पूरा पानी सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, वो आलूदा हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो सीवरेज सिस्टम होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। सीवरेज सिस्टम से मुराद ये है कि जो आपाशी का सिस्टम है या जो पाइप्स के ज़रिए जो पानी सप्लाई सिस्टम होता है तो वो बिल्कुल मुतासिर हो जाता है, वहाँ पर लीकेज आ जाती है और लीकेज के आने की वजह से पूरा पानी जो है वो क्या हो जाता है, आलूदा हो जाता है। और इसके साथ साथ जो पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम से मुराद जो बिजली के सिस्टम होते हैं, जो बिजली के खंभे होते हैं, जो तारें होती है तो वो भी गिर जाती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है आपको ज़्यादातर जो नेचुरल डिज़ास्टर है उसमें देखने को मिलेंगे। डिस्ट्रप्शन ऑफ रूटीन कंट्रोल प्रोग्राम्स एज फंड एंड पर्सनल आर यूजुअली डाइवर्टेड टू रिलीफ वर्क। इसके अलावा ऐसे प्रोग्राम जो कि रूटीनली बेस पर किए जाते थे तो वो प्रोग्राम जो है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। और इसी तरह से फिर ऐसे लोग जो कि मुस्तहिक होते हैं मदद के और जो इनको जो है ज़रूरत होती है ज़रूरियात ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा, तो
उनके लिए फिर फंड्स का मिलना और फंड्स का अरेंज करना भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ इकोलॉजिकल चेंजेस में फेवर ब्रीडिंग ऑफ वेक्टर्स एंड इंक्रीजेस द वेक्टर पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका मतलब ये है कि ज़ाहिरी बात है, जब कुदरती आफात काज होते हैं, पेश आते हैं, मिसाल के तौर पर सैलाब आता है, तो सैलाब के आने की वजह से जगह जगह जो है पानी जो है वो खड़ा हो जाता है। हर जगह के पानी के खड़ा हो जाने की वजह से उस पानी में जो है मलेरिया की जो बीमारियां है वो क्या हो जाती है, वो पैदा हो जाती है। और इसी तरह से बहुत सारी बीमारियां जो है उस कड़े पानी की वजह से क्या हो जाती है, वो पैदा हो जाती है। और एक बहुत बड़ी पैमाने पर जो है फिर उस बीमारियों की वजह से लोग क्या होते हैं, मुतासिर होते हैं। तो इकोलॉजिकल चेंजेस से मुराद ये है कि हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है, हमारा जो पूरा इन्वायरमेंट है, ये क्या हो जाता है, ये मुतासिर हो जाता है और इसमें तरह तरह की बीमारियां जो है वो जन्म लेने लगती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल विच कैरी विद देम जूनोसिस दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस एज वेल एज अदर एनिमल्स। इसके साथ साथ जाहिर बात है, जब डिस्ट्रक्शन होती है, जब डिज़ास्टर आते हैं, जब सैलाब आते हैं, तो सैलाब की आने की वजह से जो जंगली जानवर है और जो डोमेस्टिक जानवर होते हैं, घरेलू जानवर और जो जंगली जानवर है, तो इनका जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। जो घरेलू जानवर है वो जंगलों की तरफ चले जाती है और जो जंगली जानवर है वो इन्वायरमेंट या जो पॉपुलेशन है वो उस तरफ जो है आ जाते हैं। तो इसी तरह से इन एनिमल्स में जो बीमारियां पाई जाती है जिसको हम जूनोसिस कहते हैं, तो ये बीमारियां जो है ये एनिमल से जो है इंसानों में मुंतकिल हो जाती है और इस तरह से इंसान जो है एनिमल्स के ज़रिए क्या हो जाते हैं, बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा लेप्रोसिस केसेस जो है ये बहुत ज़्यादा देखी गई है, ठीक है। किसकी वजह से, फॉलोइंग लार्ज ऑफ फ्लड, बहुत ज़्यादा सैलाब के आने की वजह से जो लेप्रोसिस की बीमारी है ये देखी गई है, ठीक है। इसके साथ साथ एंथ्रिक हैज़ बीन रिपोर्टेड ओकेजनली। एंथ्रिक्स डिजीज़ जो है इसको भी बहुत ज़्यादा जो है देखा गया है इस तरह की कंडीशन में। इसके अलावा इन डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में अगर हम मज़ीद देखें तो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, नर्स किस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं, नर्स का काम क्या होता है। नर्स का काम ये होता है कि नर्स मस्ट involved in community assessment, case finding and referring, prevention, health education and surveillance, ठीक है। नर्स का जो है नर्स का जो काम है वो ये होगा कि नर्स जो है कम्युनिटी असेसमेंट करेंगी। कम्युनिटी असेसमेंट से मुराद ये है कि वो कम्युनिटी का विज़िट करेगी और इस विज़िट के दौरान वो कम्युनिटी में मौजूद लोगों की जो ज़रूरियात है उसको क्या करेंगे, उसके हवाले से डेटा गैदर करेंगे। इसी तरह से उस अफेक्टेड एरिया में मौजूद जो लोग हैं उन लोगों में कितने लोग जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं डिज़ास्टर की वजह से, केस को फाइंड करेंगे, कौन सी बीमारियां वहाँ पर मौजूद है या पैदा हुई है। इसके अलावा किन लोगों को जो है रेफ़र करना है, किन लोगों को रेफ़र नहीं करना है, किस तरह से हमने इन लोगों को जो है प्रिवेंशन देनी है, बीमारियों से बचाना है, इनको किस तरह से हमने जो है हेल्थ से के हवाले से एजुकेशन देनी है और किस तरह से इनकी जो सर्विलेंस है, ठीक है, उसको हमने बरकरार रखनी है। तो ये सब कुछ जो है ये एक नर्स का रोल होता है जो कि वो कम्युनिटी में जाकर परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से once rescue worker begins to arrive at the scene, immediate plans for triage should begin. Triage is the process of separating casualties and allocating treatment based on the victim potential for survival, ठीक है। फिर इसके बाद जो डिज़ास्टर का दूसरी रिस्पॉन्स है डिज़ास्टर में, तो वो ये है कि एक दफ़ा जब सर्विसेज वो अफेक्टेड एरिया में पहुंच जाते हैं, जो एरिया आफत का शिकार हुआ हो, तो वहाँ जब ये सर्विसेज पहुंच जाते हैं तो सर्विसेज के पहुंचने के बाद इनका काम ये होता है कि ये ट्राइएज प्रोसेस को शुरू करते हैं। इस ट्राइएज प्रोसेस के ज़रिए जितने भी कैजुअल्टीज़ है, जितने भी पेशेंट है, जितने भी मुतासरा लोग होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, उनको कैटेगराइज किया जाता है और इसी कैटेगराइजेशन की जो बुनियाद है वो उनकी जो सेवेरिटी है उसके बेस पर की जाती है कि अगर एक पेशेंट बहुत ज़्यादा सेवियर ख़तरे में
हैं, ठीक है, सेवियर उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, तो ऐसे पेशेंट को पहले नंबर पर रखा जाता है और उनको पहले ट्रीटमेंट दी जाती है। इसी तरह से हमारे साथ दूसरे नंबर पर भी पेशेंट वो होते हैं जिनकी लाइफ इतनी ख़तरे में नहीं होती, और तीसरे नंबर पर वो लोग होते हैं जो कि हादसे का शिकार हुए होते हैं लेकिन हादसे से मुतासिर नहीं हुए होते, और तीसरे चौथे नंबर पर हमारे साथ वो लोग होते हैं जो कि हादसे का शिकार होने की वजह से एक्सपायर्ड हो चुके होते हैं। इसी तरह से रिहैबिलिटेशन फेज़ में हम क्या करते हैं। रिहैबिलिटेशन फेज़ में सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि चूँकि सैलाब की आने की वजह से, अर्थक्वेक की आने की वजह से, लैंडस्लाइडिंग के आने की वजह से फ्लड के आने की वजह से, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जो वाटर सप्लाई है वो मुकम्मल तौर पर क्या हुआ होता है, इफ़ेक्ट हुआ होता है, मुतासिर हुआ होता है। पाइपलाइन जो है वो टूट फूट का शिकार हो गए होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को साफ़ पानी की फराहमी नहीं होती। तो रिहैबिलिटेशन फेज़ में हम जो है क्या करते हैं, जो मुतासरा लोग होते हैं उनको सबसे पहले साफ़ पानी जो है, साफ़ पीने का पानी जो है वो हम क्या करते हैं, उनको फराहम करते हैं। इसी तरह से दूसरा जो हमारा काम होता है रिहैबिलिटेशन फेज़ में, वो ये होता है कि ज़ाहिरी बातें, ज़लज़ले से लोग मुतासिर हुए होते हैं, सैलाब से लोग मुतासिर हुए होते हैं, अर्थक्वेक से लोग मुतासिर हुए होते हैं, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन से लोग मुतासिर हुए होते हैं, हवाई तूफ़ानों से लोग मुतासिर हुए होते हैं। तो इसकी वजह से उनके जो खुराक के ज़राए हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हुए होते हैं, डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, और उनके लिए जो ज़िंदगी के लिए जो खुराक की ज़रूरत होती है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो उनको प्रोवाइड नहीं होती, मुहैया नहीं होती। तो रिहैबिलिटेशन फेज़ में हमारा दूसरा काम ये होता है कि हम अपने जो मुतासरा लोग हैं उनको जो है साफ़ खाने जो है वो प्रोवाइड करते हैं, खुराक उनको क्या करते हैं, फराहम करते हैं। इसी तरह से जो बेसिक सैनिटेशन प्रोसेस है, बेसिक सैनिटेशन प्रोसेस से मुराद ये है कि जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, या जो क्या कहते हैं नालियाँ वगैरह है, इसकी सिस्टम को क्या किया जाता है, सीवरेज सिस्टम को क्या किया जाता है, इसको मैनेज किया जाता है, और पेशेंट को जो है टीच किया जाता है कि वो किस तरह से अपने साफ़ सुथराई का ख्याल रख सकते हैं, किस तरह से वो अपने आप को पाक साफ रख सकते हैं और बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये सब कुछ हम क्या करते हैं, रिहैबिलिटेशन फेज़ में करते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से वेक्टर कंट्रोल से मुराद ये है कि ज़ाहिरी बात है हादसे की वजह से जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुके होते हैं, जो एनवायरनमेंट है वो भी मुतासिर हो चुका होता है। तो एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस के आने की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां जो है वो पैदा होने लगती है। तो किस तरह से उन बीमारियों से अपने आप को वो बचा सकते हैं, इसके हवाले से हम क्या करते हैं, अपने इफ़ेक्टेड मुतासरा लोगों को हम टीचिंग करते हैं। इसके अलावा डिज़ास्टर रिकवरी फेज़ में हम क्या करते हैं, डिज़ास्टर रिकवरी फेज़ में रेफरल्स टू हॉस्पिटल एज नीडेड। ऐसे पेशेंट जिनको हॉस्पिटल रेफ़र करने की ज़रूरत होती है तो उन पेशेंट को हम हॉस्पिटल क्या करते हैं, रेफ़र करते हैं। इसी तरह से रिमेन अलर्ट फॉर एनवायरमेंटल माहौलियाती सेहत के लिए हम क्या करते हैं, लोगों को और अपने आप को अलर्ट रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, और इसी तरह से जो एनवायरनमेंट है उसको हम नॉर्मल करने की मुकम्मल कोशिश करते हैं, और इसमें मौजूद लोगों की जो हेल्थ है उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट से ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि हादसे की वजह से खौफ का शिकार हो चुके होते हैं, वो एंजाइटी में गए होते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके होते हैं। तो किस तरह से हम ऐसे लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, किस तरह से ऐसे लोगों को हम खौफ से बाहर निकाल सकते हैं, और उनको किस तरह से हम एक रिलैक्स पुरसकून माहौल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे इन रिकवरी फेज़ में हम क्या करते हैं, इस तरह के साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम क्या करते हैं, अपने मुतासरा लोगों को देते हैं। इसके अलावा हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से हम उनको
टीच करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको हम एजुकेशन देते हैं कि सेहत जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेहत का ख्याल आपने बहुत ज़्यादा रखना है और किस तरह से रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम उनको क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं। इसके साथ साथ फिर सक्सेसफुल रिकवरी प्रिपरेशन, सक्सेसफुल रिकवरी किस तरह से हम जो है अपने जो रिकवरी प्रोसेस है उसको कामयाब बना सकते हैं, तो इसके लिए हम तैयारी करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ BSN 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग के यूनिट नंबर 3 के सेक्शन C, जो कि हमारे साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।